A warm welcome to everyone on your YouTube channel NCRT Adda. So here we have taken chapter number 3 of class 9th, that is atoms and molecules, and I have already uploaded one video of this chapter. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है please go and watch that also. It will help you कि आपके जितने भी फर्दर टॉपिक्स हैं वो उसी से कोरिलेट करते चले जाएंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दैट वीडियो, सो सर्च करने में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो. ठीक है. सो बेसिकली वी हैव स्टडीड अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस इन आवर प्रीवियस वीडियो ना. तो हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 2 लॉज पढ़े. ठीक है. वन वॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड वन वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो 2 लॉज हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़े हैं. सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे एंड अबाउट द एटम. एटम क्या है? एटम हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर, हम लोगों ने तब भी वहाँ पर समझा था कि एटम क्या है, लेकिन हम लोग और अच्छे से यहाँ पर एटम समझेंगे. ठीक है. उसके साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को नाम दिया गया, ठीक है, कैसे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनका कैसे नाम रखा गया, किस तरीके से रखा गया, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस. ठीक है. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ठीक है. तो अब ये हैं जॉन डाल्टन. ठीक है. ही इज़ जॉन डाल्टन. तो बेसिकली जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर वीवर फैमिली. मतलब बहुत ही, जो लोग थोड़ा सा बुनाई वगैरह करते हैं ना, तो उस फैमिली में उनका जो हुआ था, बर्थ हुआ था 1766. इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ है. तो इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है वो 12 साल की एज में ही इन्होंने अपना एज अ टीचर अपना करियर स्टार्ट किया और 7 साल बाद प्रिंसिपल भी बने. फिर इन्होंने मैनचेस्टर की तरफ अपना रुख मोड़ा. ठीक है. फिर मतलब 1793 के लगभग इन्होंने मैनचेस्टर में मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वहाँ पर लोगों को पढ़ाई एंड वहाँ पर इन्होंने टीचिंग के साथ साथ काफ़ी सारी रिसर्च में भी अपना टाइम स्पेंड किया है. ठीक है. तो 1808 में इन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी थी वो प्रेजेंट की थी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी में. एंड अगर देखा जाए तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, तो जो लेवॉइजर और प्राउस ने, ठीक है, लेवॉइजर और प्राउस ने जो भी चीज़ें बताई उसको इन्होंने थोड़ा सा और एडवांस करके बताया. ठीक है. कि क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई. तो धीरे धीरे हम लोग करके इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है. कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी DAT क्या है. ठीक. तो पहला चीज़ इन्होंने बताया कि जो भी पार्टिकल आपके आसपास हैं, जो भी पार्टिकल आपके आसपास है, जो भी चीज़, ठीक है, जितने भी मैटर बने हुए हैं वो सारे के सारे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से ऐसे 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 करके बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द सेल, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है. ठीक है. एक सेल से ही फिर टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना. तो एक इसी तरीके से सेम यहाँ पर क्या है कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी किसी भी मैटर की, वो हो जाएगी एटम. ठीक. सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी एटम. सबसे छोटा पार्टिकल, टाइनी, एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स, वो आपके कहलाएंगे एटम्स. ठीक. सेकंड चीज़ इन्होंने क्या बताई कि एटम्स जो होते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं. ठीक है.
इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिस्ट्रक्टेबल और इनविजिबल भी आप कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, इनविजिबल हैं। हम इनको क्रिएट नहीं कर सकते, खुद से बना नहीं सकते, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ना ही हम किसी भी एटम को खुद से मतलब अपने से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बताई? थर्ड चीज़ इन्होंने बताई कि एटम्स जो होते हैं, ठीक है, जो किसी भी गिवन एलिमेंट का, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे उनकी कुछ ना कुछ उनका एक एटॉमिक मास और एक कुछ ना कुछ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। अब जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इसमें जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे इस एलिमेंट्स के, वो सारे के सारे किससे बने होंगे? वो सारे के सारे, ये है ना कि ये है, तो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसमें जितने भी, इस एलिमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो किस चीज़ के होंगे? वो केवल हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन का है तो ये हीलियम का हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सेम तरीके के मतलब एक एलिमेंट आपने लिया है, ठीक है, तो उसमें अगर हाइड्रोजन उठाया है या कार्बन ही उठा लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने कार्बन ले लिया है, तो कार्बन में ये इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे 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 पार्टिकल्स, वो सारे के सारे कार्बन के होंगे और उनकी वही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वही प्रॉपर्टी होगी जो उस एलिमेंट की होगी, और उनका क्या होगा? एक आइडेंटिकल मास भी होगा, मतलब कि उनका एक जो मास होता है, ठीक है, उनका वो मास भी होगा, ठीक। फिर इसी जगह पर इन्होंने फोर्थ में क्या बताया कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट मासेस होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे अभी हम लोगों ने कार्बन ले लिया था, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट मान लीजिए हमने हीलियम ले लिया, ठीक है, मान लीजिए हमने हीलियम ले लिया, तो इसके मास में और इसके मास में डिफरेंस रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसमें जितने भी, मान लीजिए ये जो एलिमेंट है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो हीलियम के होंगे। वो अदर थिंग है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी और इनके मास अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन के एटम्स, ठीक है। तो कार्बन का एटम, अगर ये कार्बन का एलिमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कार्बन पार्टिकल्स होंगे, कार्बन के एटम्स होंगे ना, कार्बन एटम्स होंगे। तो इनका जो मास होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा हीलियम के मास से, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ हीलियम की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी और इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बताई। फिर इन्होंने क्या बताया? इस तरीके से ये सबके साथ सारे एलिमेंट्स के साथ होगा, ठीक। फिर इन्होंने क्या बताया? पांचवा पॉइंट, इन्होंने फिफ्थ पॉइंट ये बताया कि एटम जो हैं कंबाइन करते हैं एक फिक्स मतलब कंबाइन करते हैं एक रेशियो में, ठीक है, स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे मान लीजिए H2O है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है। हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल करके आपका बनाता है वाटर, ठीक है, हमें पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा, हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही आपका एक डेफिनेट कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं ना वाटर, वो बनाएगा, ठीक है। मतलब कि वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड रेशियो है कि हाँ, ये 2 ही रहेंगे और ये 1 ही रहेगा, तभी वो कंपाउंड हमें मिल पाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 6 इन्होंने बताया कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, या जितने भी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। जैसे कि अगर हम लोगों ने अभी बात की है H2O की, ऐसा नहीं है कि ये H2O अगर इसको अगर हीलियम मिल गया, मतलब H2O को हीलियम मिल गया, तो इसके साथ भी ये वाटर बना लेगा, ठीक है। मान लीजिए H यहाँ पर H2 है, लेकिन यहाँ पर इसको C के साथ, कार्बन के साथ ये वाटर बना लेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक रिलेटिव नंबर है और एक मतलब टाइप्स ऑफ एटम्स हैं जो कि कांस्टेंट हैं कि हाँ, ये मतलब ये जो एटम होगा, ये जो कंपाउंड होगा, वो यही चीज़ बनाएगा, ठीक है। ऐसे भी किसी के साथ भी कुछ भी जुड़ करके वो चीज़ नहीं बना लेगा, ठीक है। अगर आपको वाटर बनाना है या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में हमने C और
मतलब मान लीजिए O ले लिया तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है, तो वो आपका एक अलग कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो जो रिलेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ एटम्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। और बहुत सारी चीज़ें हैं एटम से रिलेटेड जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात बताई गई है कि एटम ना, ठीक है, एटम क्या है, ठीक, एटम क्या है बेसिकली। तो एटम वो है कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कि विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि अगर ये रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है ना, रिएक्शन में आते हैं बट नॉट ऑलवेज, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, बट एटम फर्दर जाके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, कुछ फ्रीली मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ मतलब कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि मान लीजिए आपके अगल बगल अगर कोई घर बन रहा हो, या आप ही का मकान बना होगा, या आप ही का घर है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मान लीजिए एक ये दीवार खड़ी कर रही हैं, तो पहले एक ईंट रखते हैं, फिर एक ईंट उसके बगल में रखते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं, फिर एक ये लेवल तैयार होता है। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर करके एक लेवल, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी की पूरी दीवार बन जाती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी। फिर इस तरीके से यहाँ की दीवार बन जाएगी, फिर इस तरीके से यहाँ की दीवार भी बन जाएगी, फिर ये इस तरीके से यहाँ की भी दीवार बन जाएगी, ठीक है। तो आपकी चारों तरफ की दीवार बन जाती है। तो ये जो एक एक ईंट है ना, ये एक एक जो ब्रिक्स हैं, वो आपके एक एक एटम का काम करते हैं, ठीक है। वो मतलब फॉर एग्जांपल के लिए इसको बताया गया है ना कि एक एक ईंट जो है वो एक एक आपका उसका काम करते हैं, ठीक है, एटम का काम करते हैं। फिर इस तरीके से एक मैटर जो आपका एक दीवार बन के तैयार हुई ना, वो एक मैटर आपका बन के फिर तैयार होता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ब्लॉक्स हैं वो किसका काम करते हैं, वो एटम का काम करते हैं। इसी तरीके से एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम एंट का हिल ले लें, तो एंट जो होती हैं चींटियाँ, छोटे 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 बहुत छोटे 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 जो वो आपने देखा होगा, बहुत ही छोटे 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 मिट्टी के एकदम मतलब गोल सर्कल टाइप के बहुत दाने होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके से वो अपनी बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो वो उनके एकदम छोटे 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 जो पार्टिकल्स है वो एक एटम का काम करते हैं ना। इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड से भी वो बनाते हैं, मिट्टियों से भी बनाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली एटम्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम। अब ये कितने बड़े होते हैं, तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ये कितने छोटे होते हैं, और इनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते किसी से, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मतलब कि अगर किसी कोई एक शीट बनानी है पेपर की, तो उसमें कम से कम मिलियंस ऑफ एटम्स से मिल करके वो एक थिक आपकी आप कह सकते हैं ना शीट ऑफ पेपर बना होगा, ठीक है। अब जो एटम होते हैं वो हमेशा मतलब सर्कल में होते हैं, तो उनका रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो वो किस में मेजर करते हैं, तो वो उसको हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁹ मीटर, और या 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक। अब यहाँ पर कुछ रिलेटिव साइज़ बताए गए हैं रेडियाई के, ठीक है। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन का क्या होता है, 10⁻⁻10, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 10⁻⁻9, और मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का 10⁻⁻8, और ग्रेन ऑफ सैंड का 10⁻⁻4, एंट का 10⁻⁻2, और वाटरमेलन का 10⁻⁻1, बहुत ही छोटा, ठीक।
अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि कांस्टेंट, ये यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है सिलिकॉन की, सिलिकॉन के सरफेस का ऐसे ये इमेज दिखाई गई, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये इतने छोटे हैं, एटम्स इतने छोटे होते हैं, इनविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल और इनडिविजिबल हैं, तो हम क्यों इनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा, इतने ज़्यादा जब ये इनसिग्निफिकेंट है साइज़ में, हम इनके बारे में क्यों इतना केयर करें? तो इसका आंसर ये है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास बनी हुई हैं पूरे एंटायर वर्ल्ड में, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एटम से मिल करके बनी हुई, सारी की सारी एटम से मिल करके बनी हुई हैं, और वो कॉन्स्टेंटली हमें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमें पता चले चाहे ना पता चले, हम उन्हें देख पाएँ चाहे हम ना देख पाएँ, बट वो कॉन्स्टेंटली हमें अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए वी आर स्टडिंग अबाउट देम, ठीक है। अब ये मॉडर्न टेक्निक के थ्रू इसे निकाला गया है ताकि हम एक मैग्नीफाइड इमेज बनाई गई है सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स, ठीक है। सो यू शुड वॉच दिस, ठीक। अब इसके बाद आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, तो कैसे लोग, मतलब पहले के टाइम के लोग कैसे पहचानते रहे होंगे, ठीक है, कैसे जानते रहेंगे अच्छा ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कैसे क्या होता था, तो जो डेल्टन थे इन्होंने मतलब ये ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को लेकर के सिंबल बनाए थे, ताकि मतलब उनको समझा जा सके, ठीक है, जाना जा सके कि हाँ ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो उसके लिए उन्होंने सिंबल बनाए, ठीक है। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. That is मतलब one element of that element, मतलब one atom of that element. फिर उसके बाद बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि हम क्यों ना एलिमेंट्स को कुछ नाम दें पहले या दूसरे लेटर से। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये देखिए लोग क्या करते, मतलब कि किस तरीके से डेल्टन ने मतलब सिंबल किया था, हाइड्रोजन का ये सिंबल रहेगा, कार्बन का ये सिंबल रहेगा, ऑक्सीजन का ये रहेगा, फॉस्फोरस का ये रहेगा, ये तो मर्सिडीज़ के जैसे लग रही है, ठीक है। तो सल्फर का ये रहेगा, आयन का ये रहेगा, कॉपर का ये रहेगा, लेड का ये रहेगा, सिल्वर का ये रहेगा, मर्क्यूरी का ये रहेगा, प्लेटिना का ये रहेगा, एंड गोल्ड का। इस तरीके से ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रपोज किए गए थे डेल्टन्स के थ्रू कि हाँ ये सिंबल हम रखते हैं। फिर बाद में बर्जीलियस ने बोला नहीं ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग इनका फर्स्ट लेटर से इनका नाम रख देते हैं, ठीक है। तो बिगनिंग में क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, एलिमेंट्स को नाम दिए गए जहाँ पर वो मतलब वो फाउंड किए गए थे। मान लीजिए कोई एक ऐसा एक मान लीजिए एलिमेंट मिला, मान लीजिए जैसे अगर कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर की बात करें तो साइप्रस नेम से इसका आया है, ठीक है। तो जो जहाँ पे मिला, ठीक है, जिस प्लेस पे मिला उसका वो वैसा नाम रख दिया गया, जो जिस प्लेस पे मिला, ठीक है, उसको उस प्लेस का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो कॉपर को हम लोगों ने Cu से रिप्रेजेंट करने लगे इस तरीके से, जहाँ पर उनका जो नाम था। किसी किसी को कलर के बेसिस पे भी किया गया, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का कलर थोड़ा सा मतलब इंग्लिश वर्ड से लिया गया, जैसे वो येलो कलर का थोड़ा सा होता है ना, तो इस तरीके से उसको नाम दिया गया। लेकिन बाद में IUPAC, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने अप्रूव्स किए सारे एलिमेंट्स के नाम, ठीक है, उन्होंने सारे एलिमेंट्स के नाम अप्रूव किया। आई विल शो यू कि जैसे अभी हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें वो चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे उन्होंने ये बताया कि ये देखिए, अब इन्होंने ये बताया, ठीक है, क्या बताया गया, बताया ये गया कि जब भी, ठीक है, अब ये तो समझ में, अब कुछ आपको जैसे इन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट होगा उसका जो पहला होगा पहला लेटर होगा, उससे हम लोग कुछ तो सिंबल्स करेंगे, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो इन्होंने बताया इफ़ द सिंबल हैज़ 1 or 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज़ कैपिटल। मान लीजिए हमने बोला हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल H रख दिया गया, ठीक है। पहला लेटर जो था बोरॉन B रख दिया गया, कार्बन C रख दिया गया, नाइट्रोजन N रख दिया गया। इस तरीके से कि जो पहला लेटर होता है ना, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल है, हमेशा यूज़ किया गया है कैपिटल। फिर फिर बताया गया कि जो सेकंड लेटर यूज़ होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। अब जैसे लिथियम, देखिए लिथियम है Li, फिर बेरिलियम है, फिर Be, ये देखिए हीलियम, ठीक है, He, ठीक,
फिर इस तरीके से आपका है सिलिकॉन, SI, ठीक। फिर इसके बाद एल्युमिनियम, AL, देखिए स्मॉल लेटर है ना। तो सेकंड चीज़ इन्होंने बताया कि जो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड जो लेटर होगा उसको हमेशा हम लोग L मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या आई, दूसरी चीज़ ये हुई कि अब एक और इसके अलावा क्या हुआ, हाँ हमको ये तो पता चला, अब ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम है तो AL, एल्युमिनियम की स्पेलिंग तो ये है ना, क्या होती है, ये देखिए एल्युमिनियम की स्पेलिंग अगर ALU, एल्युमिनियम, ठीक है, अगर ये है, ऐसा नहीं है कि अगर ये बोला गया AL है, हमने पहला लेटर और सेकंड लेटर स्मॉल में लेना है, तो ऐसा नहीं है कि हम L के अलावा कुछ और ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, AU या AM ऐसा कुछ नहीं है। आपको लेना है तो यही दो चीज़ें लेनी है, वो मतलब स्पेसिफिक बता दी गई हैं कि हाँ इसी तरीके से इनका नाम रखना है, AL रखना है। बेरिलियम में देखिए BE ही है, ठीक है, सेकंड लेटर ही लेना है। लिथियम में भी सेकंड लेटर ही लेना है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ हुई कि सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अपीयरिंग लेटर ऑन द सेम। अब जैसे जिंक की बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए जिंक है ना, हम लोग जिंक की स्पेलिंग क्या होती है, ZINC, ठीक, लेकिन हम लोग लिखते क्या हैं, ZN, ठीक। तो इसमें क्या है, हम थर्ड लेटर ले लेते हैं, ठीक है, जिंक थर्ड लेटर ले लेते हैं, लेकिन इसको हम जो सेकंड लेटर होगा हमेशा वो स्मॉल ही होगा, ठीक है, तो इसमें जो है वो थर्ड लेटर ले लिया गया है, ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर हम बात करें, देखिए अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, हाँ, कि इसमें सेकंड लेटर लिया गया है, इसमें थर्ड लेटर लिया गया है, ठीक है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हम लिखते तो ऐसे हैं, हम चाहें तो CH भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लिखते Cl है। तो इस तरीके से कुछ नाम जो हैं, सिंबल जो हैं एटम्स के, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से बताए गए हैं कि इनको स्पेसिफिक एक लेटर्स एक सिंबल दिया गया है, एक स्पेसिफिक सिंबल, ठीक है, साइंटिफिक सिंबल दिया गया हुआ है कि हाँ इनके सिंबल यही होगा। जैसे निकल का ये है, और कॉपर का ये है, जिंक का ये है, ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ का बताया गया है, ठीक। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है कि कुछ सिंबल ऐसे हैं, ठीक है, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी हम लोगों ने बात किया ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जहाँ से उनका प्लेस ओरिजिन है, जहाँ से उनको मतलब जहाँ से वो मिले हुए हैं ना, तो उनका लैटिन नेम या ग्रीक नेम या जर्मन नेम है, तो उनके ऊपर उसको रख दिया गया है, मतलब उनके ऊपर हम लोगों ने, आप कह सकते हैं उनका एकदम ओरिजिनल साइंटिफिक नेम है वो चीज़, ठीक है। तो जैसे आयन की अगर हम बात करें, ठीक है, आयन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरम होता है, ठीक है। तो फेरम है, FE से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, ठीक। तो वो हमारा आ जाता है कि आयन को हम लोग FE से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा कि ये है हमारा कि वो है ना कि ये जहाँ से ओरिजिन हुआ वहीं का हम लोगों ने नाम दिया है, ठीक। फिर इसी तरीके से ये देखिए FE लिखा हुआ है ना। फिर इसी तरीके से अगर हम ये यहाँ पे PD आप देख रहे होंगे, PD क्या है, ये लेड है, ठीक है, लेड को हम लोग PD बोलते हैं। तो PD का क्या नाम है, PD का नाम प्लम्बम है, ठीक है, प्लम्बम उसका मतलब आपका नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। तो उसको उस सिंबल से उठा करके PD लिख दिया गया है, ठीक है, सॉरी PB लिखा गया है, सॉरी दिस इज़ नॉट लेड, दिस इज़ लेड, ठीक है। तो ये आपका ये PB नाम डिनोट किया गया है, ठीक है, PB, ठीक है। तो ये बताया गया है लेड का, ठीक है, ये लेड का है, ठीक है। तो ये बताया गया है। फिर अगर आप लोग देखिए तो एक चीज़ है कि टिन, ठीक है, जब बात आती है टिन की तो इनका नाम दिया गया है स्टानम, ठीक है, टिन ये है, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं बोलते टिन है, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या ऐसे डिनोट करते हैं एसन से, स्टानम। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर का बात करें तो AG लिखते हैं, ठीक है, तो अर्जेंटम, ठीक। फिर ऐसे ही मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी HG लिखते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी HG लिखते हैं। हाइड्रार्जिनम, ठीक है, हाइड्रार्जिनम उसको बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका अगर गोल्ड की बात करें तो AU लिख दें, हम लोग AU लिखते हैं, ठीक है, ऑरम। इसी तरीके से हम लोग सोडियम की बात करें तो लिखते हैं Na, ठीक है, नाम है उसका नेट्रियम। फिर
एक पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसका नाम है केलियम। तो इस तरीके से इनके कुछ मतलब जहाँ से ग्रीक वर्ड से या जर्मन नेम से, मतलब जर्मन नेम, और आप कह सकते हैं ना कि इस तरीके से इनके ये नाम रखे गए हैं, ग्रीक जर्मन नाम रखे गए हैं, जहाँ लैटिन जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, तो इस तरीके से इनके नाम रखे गए हैं। कुछ यहाँ पर बताया भी गया है, देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, कि एल्युमिनियम है तो AL ऐसे नहीं लिखा जाएगा। CO है, मान लीजिए कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो C फिर छोटा लेटर स्मॉल, ऐसे ऐसे नहीं कि दोनों को दोनों बड़ा, तब तो ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ना, तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो प्लीज़ सी दिस सिंबल, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, मतलब कुछ सिंबल्स बताए गए हैं एलिमेंट्स के, जैसे एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, ठीक है, कैसे लिखते हैं, बोरॉन, देखिए ब्रोमाइन, ठीक है, बेरियम, ब्रोमाइन और बोरॉन, देखिए तीनों का अलग अलग सिंबल, और तीनों B से स्टार्ट होते हैं, देखिए तीनों को फिर अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है। फिर इसी तरीके से कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, और कोबाल्ट को CO से, ताकि उनका नाम भी तो अलग रहे। कॉपर को साइप्रस नाम से लिया गया है ना, तो फिर कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन F, और गोल्ड ऑरम, ठीक है, हाइड्रोजन H होता है, आयोडीन I, और उसके बाद लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन ये नोबल गैस है Ne, आयन Fe, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम मतलब K लिखते हैं, क्यों, केलियम। फिर सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, ठीक है, अर्जेंटम, ठीक। उसके बाद सोडियम का नेट्रियम Na, फिर सल्फ़र, यूरेनियम और जिंक। इस तरीके से ये हैं कुछ सिंबल्स एलिमेंट्स के। अब तो आप लोगों को एटलीस्ट 9th क्लास में 30 तक आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, अभी हम लोग आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ आपको ये लर्न होनी चाहिए 9th क्लास तक में। अभी आपको इतने की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। So in this video we will study till here, and in our next video we will talk about atomic mass. I hope you all have understood this very well. So see you in the next video. Please like this, subscribe my channel and share with your friends also. See you soon. Thank you.